आतिश फिशां बुक 2 पार्ट 9 आवाज लुबाबा हैदर पेशकश मीरे कारवां। डॉक्टर फॉन ने यह एतराफ करने में ज्यादा देर नहीं लगाई थी कि उसने चीफांग को जानकी और प्रसाद के बारे में इत्तला दी थी और उसकी हिदायत पर वो उनका ताक़ुब करके उनके ठिकाने का पता चलाना चाहता था। अगर वो एतराफ ना भी करता तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं अपने कानों से उसकी बातें सुन चुका था। डॉक्टर फॉन ने सिर्फ मेरा नाम सुन रखा था, मुझे कभी देखने का उससे इत्तेफाक नहीं हुआ था। अगर कभी देखा होता तो इस तरह आसानी से हमारे जाल में ना आ फंसता, लेकिन अब उसे पता चल गया था कि मैं कौन हूँ। मेरे बारे में जानते ही उसकी हालत गैर हो गई। यूं लग रहा था जैसे वो किसी भी वक्त बेहोश होकर गिर पड़ेगा। मैं देर तक उससे दारा और चीफांग वगैरह के बारे में पूछता रहा। अगर ब्रिज की तरफ से जाएं तो रास्ता खासा तवील है, लेकिन पहाड़ियों के अंदर का रास्ता 1 मील से ज्यादा का नहीं है, वो बता रहा था। 11 बजे के करीब मैं और प्रसाद डॉक्टर फॉन को लेकर कॉटेज से निकल आए। हमारे साथ पाथम भी था, लेकिन वो कई गज पीछे था। डॉक्टर चलते हुए बार बार लड़खड़ा रहा था। वो शायद समझ गया था कि अब उसका आखिरी वक्त आन पहुंचा है और हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो बार बार जिंदगी की भीख मांग रहा था। वो ये भी कह रहा था कि अगर उसे माफ कर दिया जाए तो वो उसी वक्त ये शहर छोड़कर चला जाएगा, लेकिन हम कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं थे। डॉक्टर फॉन जैसे आदमियों पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। पहाड़ियों में रास्ता खासा दुश्वार था। तारीकी की वजह से भी चलने में दुश्वारी पेश आ रही थी। डॉक्टर फॉन ने एक मर्तबा फिर रुककर मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और घिघियाकर माफी मांगने लगा। प्रसाद ने उसे एक जोरदार ठोकर मारी। खामोशी से चलते रहो, वरना वक्त से पहले तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। उसने गुर्राते हुए एक और ठोकर मारी। कुछ आगे चलने के बाद साफ रास्ता मिल गया। यही वो असल रास्ता था जो पहाड़ियों से शहर की तरफ चला गया था। उस रास्ते पर तकरीबन आधा मील चलने के बाद डॉक्टर फॉन एक पगडंडी पर चढ़ने लगा। इस तरह हम एक चट्टान पर पहुंच गए। उस चट्टान के दूसरी तरफ तकरीबन 100 गज के फासले पर एक और चट्टान थी, जिस पर करीब करीब 2 मुख्तसर इमारतें बनी हुई थी और उनकी खिड़कियों में रोशनी नजर आ रही थी। एक तंग सी पगडंडी दूसरी चट्टान तक चली गई थी। इस तरफ दरख्तों की बहुतात भी थी। डॉक्टर फॉन एक दरख्त के तने से टेक लगाकर हाँफने लगा। वो सामने दो कॉटेज हैं। वो दोनों कॉटेज दारा और उसके साथियों के इस्तेमाल में है। वो चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ, फिर अचानक ही मेरे कदमों पर गिर पड़ा। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। ये काम तुम पहले ही कर चुके हो, मैंने उसे ठोकर मारते हुए कहा। तुमने उन्हें जानकी और प्रसाद के बारे में इत्तला दी थी, और वो लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि सूरत हाल का अंदाजा ना लगा सके। वो फौरन समझ गए होंगे कि मैं भी कंचन बोरी में मौजूद हूँ, और मुमकिन है ये इत्तला मिलने के बाद उन्होंने शहर भर में मेरी तलाश भी शुरू कर दी हो। तुमने हमें जो नुकसान पहुंचाया उसकी तलाफी मुमकिन नहीं, और तुम्हें उसकी सजा जरूर मिलेगी। मैंने प्रसाद को इशारा किया। वो डॉक्टर फॉन को घसीटता हुआ चट्टान के दूसरे किनारे पर ले गया। उस तरफ उमूदी ढलान थी जो 60-70 फुट नीचे तक चली गई थी। तुम्हें एक शर्त पर माफ किया जा सकता है, प्रसाद ने कहा। मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ। इस रास्ते से उतरकर उस कॉटेज तक जाओ और दारा को बता दो कि फजदान ने उसके ठिकाने का पता चला लिया है और वो बहुत जल्द उनसे 2-2 हाथ करने वाला है। मैं जाता हूँ, अभी जाता हूँ, डॉक्टर फॉन जल्दी से बोला। वो उमूदी रास्ता बहुत खतरनाक था। जरा सी गलती मौत के मुंह में पहुंचा सकती थी। अगर वो मरने से बच भी गया तो 1-2 हड्डियां जरूर टूट सकती थीं। मगर डॉक्टर फॉन ने इस शर्त को ही गनीमत जाना। उसने ढलान पर पहला कदम ही रखा था कि प्रसाद ने उसका नाम लेकर पुकारा। डॉक्टर फॉन ने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा और ठीक उसी लम्हे प्रसाद के हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल ने शोला उगला। फायर की आवाज के साथ ही खामोश फिजा में डॉक्टर फॉन की चीख भी गूंजी। मैं प्रसाद के निशाने की दाद दिए बगैर नहीं रह सका। तारीकी के बावजूद गोली डॉक्टर की पेशानी में लगी थी। वो नीचे गिरा और उमूदी ढलान पर लुढ़कता चला गया। वो कॉटेज वहां से 100 गज से ज्यादा दूर नहीं था। सन्नाटे में फायर की आवाज वहां जरूर सुनी गई होगी। चलो बॉस, अगर रात में नहीं तो सुबह उन्हें डॉक्टर फॉन की लाश मिल जाएगी और ये लाश हमारा पैगाम दारा तक पहुंचा देगी। हम दोनों चट्टान से उतरने लगे। मुझे डॉक्टर फॉन की मौत का कोई अफसोस नहीं था। अगर वो हमारी नजरों में ना आता तो दारा वगैरह को हमारे ठिकाने के बारे में बता देता और वो हमें जिंदा ना छोड़ते। डॉक्टर से तो हमने निजात हासिल कर ली थी, लेकिन दारा और उसके साथियों को यह खबर बहरहाल मिल चुकी थी कि हम कंचन बोरी में मौजूद हैं। डॉक्टर से हमें यह भी पता चल गया था कि दारा का जख्म तो ठीक हो चुका था, अलबत्ता चीफांग की पसली में अब भी तकलीफ थी और वो ज्यादा नकलो हरकत नहीं कर सकता था, और उन लोगों का इरादा अभी चंद रोज यहाँ और रहने का था। कुछ ही दूर हमें पाथम मिल गया। तुम लोग जाओ बॉस, उसने कहा। मैं इस फायर के बाद उन लोगों का रिएक्शन देखना चाहता हूँ और अब तुम्हारी तरफ वापस नहीं आऊंगा। सुबह मुलाकात होगी, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो राब्ता कर लूंगा। मैंने तुम्हारा फोन नंबर नोट कर लिया है। अपना ख्याल रखना पाथम, विश यू गुड लक, मैंने कहा। पाथम चट्टानों की तरफ चला गया और मैं और प्रसाद अपने कॉटेज की तरफ चलने लगे।
लीजा वाकई बड़े काम की औरत साबित हुई थी। सुबह 11 बजे के करीब थाई ने उसे फोन किया था और वो 1 घंटे के अंदर अंदर हमारे कॉटेज में पहुंच गई थी। गुज़िश्ता रात मैंने मैगजीन में उसकी तस्वीर देखी थी, लेकिन उस वक्त उसे अपने सामने देखकर अंदाजा हुआ कि वो अपनी तस्वीर से कहीं ज्यादा हसीन थी। दराज कामत, गुदास जिस्म और गजाली आंखें। उसकी चाल भी हिरनी जैसी थी। उसने लिबास भी ऐसा पहन रखा था जिससे उसके जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा नुमाया हो रहे थे। वो बड़ी गर्मजोशी से थाई से मिली और इत्तेफाक की बात यह थी कि वो जानकी को भी जानती थी। लीजा की दास्तान बड़ी दिलचस्प थी। कई साल पहले बैंकॉक में थाई से मसाज की ट्रेनिंग हासिल करने के बाद उसने शहर के पॉश इलाके में अपना मसाज पार्लर खोल लिया था। उसके हुस्न शबाब की वजह से पार्लर खूब चल निकला। अपनी मदद के लिए उसने चंद और हसीन लड़कियां भी रख ली थी। लीजा के मसाज पार्लर में आने वाले ग्राहकों की तादाद ज्यादा उस इलाके के रईसजादों की थी। हर नौजवान लीजा से ही मसाज करवाना चाहता था। बास तो दिन में 2-2 मरतबा आते थे। बहुत से बिगड़े हुए रईसजादे तो ऐसे थे जो लीजा को सिर्फ अपने लिए मखसूस रखना चाहते थे और उसके लिए मुंह मांगी फीस अदा करने को तैयार थे, पर लीजा उसके लिए तैयार नहीं थी। दौलतमंद नौजवानों में जज्बा रकाबत बढ़ रहा था और फिर उनमें लीजा के लिए लड़ाइयां भी शुरू हो गईं। वो इलाका जेरे जमीन दुनिया के बेताज बादशाह टाइगर के जेर असर था। टाइगर के आदमी उस इलाके में दुकानों और कारोबारी लोगों से भत्ता वसूल करते रहते थे। तकरीबन 1 साल बाद लीजा भी उनकी नजरों में आ गई। 2 मरतबा तो टाइगर के आदमी भत्ता लेने खुद आए। तीसरी मरतबा टाइगर पहुंच गया। वो अपने आदमियों से उसके हुस्न शबाब की तारीफ सुनकर आया था। वो लीजा के हुस्न शबाब से बेहद मुतासर हुआ। उसने लीजा को पेशकश की कि वो उसके साथ रहे। लीजा ने उस वक्त उसे टाल दिया और फिर चंद दिन के बाद उसने चोरी छुपे अपना मसाज पार्लर फरोख्त किया और चियांग माई चली गई। वो तकरीबन 1.5 साल वहां रही। वहां भी कुछ ऐसी सूरत हाल पेश आई तो लीजा वहां से भी भाग निकली और बर्मा पहुंच गई। 2 साल पहले वो बर्मा से वापस आ गई और इस मर्तबा उसने कंचनबोरी में रहने का फैसला किया। यहाँ पार्लर खोलने के लिए उसे एक बड़े होटल के करीब बंगला मिल गया। उसका कारोबार खूब चल निकला। यहाँ भी अपने हुस्न की वजह से उसे छोटे मोटे मसाइल पेश आते रहते थे, लेकिन अब उसमें इतना हौसला पैदा हो चुका था कि ऐसे मसाइल का सामना कर सके। वो खूब कमा रही थी। उसने रिवर क्वाई ब्रिज से तकरीबन निस्फ मील के आगे एक खूबसूरत कॉटेज भी खरीद लिया था, जिसे वो सिर्फ अपने कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल करती थी। बाज लोग मसाज कराने के लिए तन्हाई और पुरसुकून जगह चाहते थे और लीजा उन्हें इस कॉटेज में लेकर आती थी। ऐसे ग्राहकों से वो मसाज की फीस के अलावा कॉटेज का किराया भी वसूल करती थी। थाई ने उसे अपने प्रॉब्लम से आगाह किया तो लीजा किसी हिचकिचाहट के बगैर अपना वो कॉटेज हमारे हवाले करने को तैयार हो गई। तुम चाहो तो आज शाम को वो कॉटेज देख लो, मैं जरूरत की चीजें वहां पहुंचा दूंगी। कल सुबह तुम लोग वहां शिफ्ट हो जाना। ठीक है, हम शाम को तुम्हारे साथ चलेंगे, थाई ने कहा। साथ नहीं, मैं ठीक 7 बजे वहां पहुंच जाऊंगी। तुम लोग वहां आ जाना। कॉटेज तलाश करना ज्यादा मुश्किल नहीं, तुम लोग आसानी से पहुंच जाओगे। वो चंद लम्हों को खामोश हुई और फिर पता समझाने लगी। ठीक है, हम पहुंच जाएंगे। इस मर्तबा थाई के बजाय मैंने जवाब दिया। लीजा कुछ देर और वहां रुकने के बाद चली गई। तुमने लीजा को यहाँ बुला तो लिया था, लेकिन क्या उस पर एतमाद किया जा सकता है? मैंने लीजा के जाने के बाद थाई से पूछा। अगर मुझे एतमाद ना होता तो उसे यहाँ बुलाना तो दूर की बात, मैं उसे कंचनबोरी में अपनी मौजूदगी की हवा भी न लगने देती। थाई ने जवाब दिया। हमारा ख्याल था कि हम शाम 6 बजे निकल जाएंगे, लेकिन दोपहर को अचानक ही थाई को बुखार हो गया। बुखार के साथ ही वो सर्दी से कपकपाने लगी। कॉटेज में 3-4 कंबल थे जो सबके सब उसके ऊपर डाल दिए गए, लेकिन उसके बावजूद वो सर्दी से ठिठुरती रही। मलेरिया हो गया है, दवा मंगवानी होगी। लेकिन जानकी ने उसे देखकर बताया। तुम लिख दो, मैं जाकर ले आता हूँ। तुम कैसे जाओगे? सुबह फोन पर पाथम ने बताया भी था। दारा के आदमी हम सबको तलाश करते फिर रहे हैं। अगर हम में से कोई भी उनकी नजरों में आ गया तो सब पर मुसीबत आ जाएगी। वैसा मेरा ख्याल है अगर लीजा को फोन पर दवाओं के नाम लिखवा दिए जाएं तो वो पहुंचा देगी। ठीक है, इश्तिहार में उसका फोन नंबर लिखा हुआ है, तुम फोन करके उसे बता देना। मैंने मैगजीन खोलकर इश्तिहार वाला सफा जानकी के सामने कर दिया। जानकी ने फोन का रिसीवर उठाकर नंबर डायल किया। कॉल किसी और ने रिसीव की, लेकिन 1 मिनट बाद लीजा लाइन पर आ गई। जानकी ने उसे सूरत हाल से आगाह करते हुए दवाओं के नाम बता दिए और ये भी ताकीद की कि किसी को भेजने के बजाय वो दवाएं लेकर खुद आए। तकरीबन 1 घंटे बाद लीजा मतलूबा दवाइयां लेकर आ गई। जानकी ने पहली खुराक अपने हाथ से थाई को खिला दी। ठीक हो जाओगी, वो थाई को तसल्ली देते हुए बोली। मैंने उसकी पेशानी पर हाथ रखा। बुखार वाकई बहुत तेज था। पेशानी अंगारे की तरह तप रही थी। उसकी आंखों में भी सुर्खी भर गई थी। लीजा से बना हुआ आज शाम का प्रोग्राम मंसूख कर दिया गया। अब हम 2-3 दिन तो यहाँ रहेंगे। वैसे हो सकता है इस दौरान में किसी वक्त जाकर मैं तुम्हारा वो कॉटेज देखाऊं। मैंने लीजा की तरफ देखते हुए कहा। जब भी जाना हो मुझे फोन कर देना। लीजा ने मुस्कुराते हुए कहा और थोड़ी देर बाद रुखसत हो गई। प्रसाद बरामदे में था और मैं और जानकी थाई वाले कमरे में बैठे थे। कुछ देर बाद लीजा सो गई तो हम दोनों भी उठकर बरामदे में आ गए और वहीं बैठे बातें करते रहे। मलेरिया का बुखार एक दिन में पीछा नहीं छोड़ता।
تھائی کو بھی 3-4 دن بعد ہی بخار سے مکمل طور پر نجات مل سکی، لیکن بخار کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کمزوری کی وجہ سے وہ اس قابل نہیں تھی کہ ہم کہیں آ جا سکتے۔ تھائی کی وجہ سے ہم کہیں بھی نہیں نکلے تھے۔ اس دوران میں لیزا بڑی باقاعدگی سے چکر لگاتی رہی، پرسی بھی آتا رہا تھا۔ کاٹیج میں آنے کے تیسرے دن اس نے ہمیں کار دے دی تھی اور اسٹیشن ویگن لے گیا تھا۔ اس نے ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھا تھا۔ کاٹیج کی ملازمہ بھی ہر صبح ناشتہ دینے کے بعد ضرورت کی چیزیں لینے کے لیے مارکیٹ چلی جاتی تھی۔ ہم میں پاتھم ایک ایسا آدمی تھا جسے دارا اور اس کے ساتھی نہیں پہچان سکتے تھے اور وہ آزادی سے گھوم پھر سکتا تھا۔ اس سے ہمیں رپورٹ ملتی رہتی تھی۔ دارا کے آدمی اب بھی ہمیں تلاش کر رہے تھے۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ ایک روز میں اور پرساد برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ پاتھم آ گیا۔ وہ کچھ گھبرایا ہوا سا تھا۔ کیا ہوا پاتھم؟ تمہاری شکل پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ پرساد نے پوچھا۔ دارا کے آدمی پرسی کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ وہ چونکہ مہاراج کے کیمپ کا آدمی ہے، اس لیے انہیں شبہ ہے کہ وہ ہمارے بارے میں جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اس پر تشدد کر کے ہمارے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ اوہ! میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ یہ بڑی تشویشناک خبر تھی۔ ایک اور پریشان کن خبر یہ ہے کہ دارا اور اس کے ساتھی اپنا ٹھکانہ بدل چکے ہیں۔ میں آج گھومتا ہوا اس طرف نکل گیا تھا، وہ دونوں کاٹیج خالی پڑے ہیں۔ کل تک وہ لوگ وہیں پر تھے۔ میرا خیال ہے رات کو کسی وقت وہ کاٹیج خالی کر کے چلے گئے۔ یہ تو بڑی تشویشناک خبر ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرسی پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ وہ زبان کھول دے۔ وہ تو یہی سمجھ رہا ہوگا کہ ہم یہاں تفریح کے لیے آئے ہیں۔ اصل معاملے سے تو ہم نے اس کو آگاہ ہی نہیں کیا۔ وہ مہاراج کا آدمی ہے باس، اور مہاراج کے آدمیوں کا تجربہ ہمیں ہو چکا ہے۔ پرسی کو میں جانتا تو نہیں، لیکن مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے۔ جس طرح اسے اٹھایا گیا ہے اس سے وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی جان تو دے دے گا، لیکن تمہارے بارے میں زبان نہیں کھولے گا۔ پرساد نے کہا۔ کیا تمہارے خیال ہے ماسٹر ہوچن کو اس صورتحال سے آگاہ کر دینا چاہیے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے باری باری دونوں کی طرف دیکھا۔ سوچ لو باس، پرساد نے کہا۔ اگر ماسٹر کو پتہ چل گیا نا کہ ہم دارا وغیرہ کے چکر میں یہاں آئے تھے تو وہ بہت ناراض ہوگا۔ پرسی کو کس وقت اٹھایا گیا تھا؟ میں نے پاتھم سے پوچھا۔ آج صبح 5 بجے کے قریب۔ میں صبح 10 بجے اس کے جمنیزیم کی طرف گیا تھا، وہیں سے پتہ چلا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دارا کے آدمی نہ ہو، کوئی اور ہو۔ میرا مطلب ہے کہ اس کا کوئی ذاتی معاملہ ہو۔ نہیں باس، وہ صبح سویرے اپنے ایک شاگرد کے ساتھ جمنیزیم میں ایکسرسائز کر رہا تھا کہ 2 آدمی اندر داخل ہوئے۔ وہ پہلے پرسی سے تمہارے اور جانکی دیوی کے بارے میں پوچھتے رہے۔ پرسی لا علمی کا اظہار کرتا رہا، پھر وہ دونوں آدمی اسلحے کے زور پر اسے گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ اس کا مطلب ہے پرسی کو اغوا ہوا 13 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے۔ ظاہر ہے انہوں نے اسے مہمان بنا کر تو رکھا نہیں ہوگا، اس سے پوچھ گچھ کی ہوگی، تشدد بھی کیا گیا ہوگا۔ اگر وہ ہمارے بارے میں بتا دیتا تو دارا کے آدمی یہاں پہنچ چکے ہوتے۔ بہرحال ہمیں آج کی رات محتاط رہنا پڑے گا، اور میرے خیال میں ہمیں کل ہی یہ ٹھکانہ بدل لینا چاہیے۔ جیسا تم مناسب سمجھو باس، ویسے میں آج رات یہیں رہوں گا، تم لوگوں کے ساتھ، پاتھم نے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ رات کے کھانے کے بعد ہم نے پہرے داری کی ڈیوٹیاں بانٹ لی۔ طے یہ ہوا کہ رات 1 بجے تک پاتھم ڈیوٹی دے گا، 1 سے 3 تک پرساد، اور 3 سے صبح تک میری ڈیوٹی ہوگی۔ رات کے کھانے کے تھوڑی دیر بعد ہی فون کی گھنٹی بجی تو جانکی نے ریسیور اٹھایا۔ اس کا خیال تھا کہ لیزا کی کال ہوگی، لیکن نہ جانے کیوں میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ پرسی کی کال ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہ ان کی قید سے بھاگ نکلا ہو اور ہمیں خبردار کرنے کے لیے فون کیا ہو۔ لیکن جانکی نے جب ماسٹر ہوچن کا نام لیا تو میں اچھل پڑا اور لپک کر جانکی کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا۔ یس ماسٹر، آپ کو شاید یہاں کے بارے میں اطلاع مل چکی ہے۔ ہاں، میں وہاں کے حالات سے پہلے بھی باخبر تھا، اور اب بھی سب کچھ میرے علم میں ہے۔ مجھے پرسی کے اغوا کی اطلاع مل چکی ہے، لیکن مطمئن رہو، وہ مر جائے گا پر تم لوگوں کے بارے میں زبان نہیں کھولے گا۔ پرسی کے آدمی اسے تلاش کر رہے ہیں، وہ جلدی اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ مجھے افسوس ہے ماسٹر، یہ سب کچھ میری وجہ سے۔ 1 منٹ، ماسٹر نے مجھے ٹوک دیا۔ کیا تم سمجھتے ہو ہم دارا اور اس کے ساتھیوں کی کنچن بوری میں موجودگی سے لا علم تھے؟ ہمیں معلوم ہو چکا تھا کہ وہ لوگ کنچن بوری میں چھپے ہوئے ہیں۔ ہم دارا، چیفانگ اور کم کو ان کے بل سے نکالنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے تمہیں وہاں بھیجنے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ تمہیں کہیں بھیجنے کی بات ہوئی تو تم نے بھی کنچن بوری کا ہی نام لیا۔ تمہاری اس خواہش سے ہمیں پتہ چل گیا کہ تم بھی واقف ہو کہ دارا وغیرہ کنچن بوری میں ہے، اس لیے مہاراج نے تمہیں وہاں جانے کی اجازت دے دی۔ لیکن اس سے پہلے تمہاری حفاظت کے انتظامات کر لیے گئے تھے، لیکن تم نے وہاں جاتے ہی کارروائی شروع کر دی اور ان کے ایک آدمی کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جس سے وہ لوگ ہوشیار ہو گئے۔ وہ ڈاکٹر فون تھا ماسٹر، اس نے جانکی اور پرساد کو بازار میں دیکھ لیا تھا اور دارا کو ٹیلی فون پر ان کے بارے میں اطلاع دے دی تھی۔ وہ ان دونوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ اگر وہ واپس لوٹ جاتا تو دارا کو ہمارے ٹھکانے کا پتہ چل جاتا، اس لیے اس کو ٹھکانے لگانا پڑا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ لوگ پرسی پر ہاتھ ڈال دیں گے۔ پرسی کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت مضبوط اعصاب کا مالک ہے، اس کے آدمی اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ تم لوگ اپنا خیال رکھنا۔
यस मास्टर, मैंने जवाब दिया और दूसरी तरफ से लाइन मुनक़ता होने पर मैंने भी रिसीवर रख दिया। उस वक्त मास्टर से बात करते हुए मुझे पसीना आ गया था। मैं अपना झूठ पकड़े जाने पर बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। मैंने झूठ नहीं बोला था। मास्टर और महाराज को अपने असल प्रोग्राम से लाइल रखा था। असल बात उनसे छुपाने की कोशिश की थी। मैं ये भूल गया था कि वो मेरे उस्ताद थे और अब असलियत खुल जाने पर मैं शर्मिंदगी से अपने आप में कटा जा रहा था। और ये शर्मिंदगी ही की बात थी कि फोन बंद करने के बाद देर तक मैं अपने साथियों से भी बात नहीं कर सका। क्या हुआ? मास्टर ने ऐसी क्या बात कह दी कि तुम इतना चुप हो गए? जानकी ने पूछा। मास्टर और महाराज को पहले से मालूम था कि दारा और उसके साथी यहाँ मौजूद हैं। वो समझ रहे होंगे कि मैंने उन्हें लाइल रखकर बेवकूफ बनाने की कोशिश की थी। ओह, इसीलिए मैंने कहा था कि उन्हें असल बात बता दी जाए। थाई के मुंह से बेख्तियार निकला। जो होना था वो हो चुका। मास्टर हुचन को पर्सी के अगवा का इल्म हो चुका है। बकौल उसके, हमारे लिए फिलहाल कोई खतरा नहीं है। पर्सी हमारे बारे में अपनी जुबान नहीं खोलेगा, पर इसके बावजूद हमें मोहतात रहना चाहिए बॉस, प्रसाद ने कहा। पाथम अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए बाहर जा चुका था। 1 बजे तक तो हम लिविंग रूम में ही बैठे बातें करते रहे। फिर प्रसाद बाहर चला गया और पाथम अंदर आ गया। तुम सो जाओ बॉस, कोई ऐसी खतरनाक सूरत हाल तो है नहीं। मैं थोड़ी नींद ले लेता हूँ, 3 बजे उठ जाऊंगा। तुम क्यों अपनी नींद खराब करते हो? अपने कमरे में जाकर सो जाओ। पाथम ठीक कह रहा है, सबको रात काली करने की कोई जरूरत नहीं। जानकी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और फिर थाई भी मुझे इशारा करती हुई उठ गई। जानकी अपने कमरे में चली गई और मैं थाई के साथ दूसरे कमरे में आ गया। थाई तो बेड पर लेट गई और मैं कुर्सी पर बैठ गया। मेरा जहन बुरी तरह उलझा हुआ था। मैं यही सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि मास्टर और महाराज मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मैंने उनके एतमाद को ठेस पहुंचाई थी और कंचन बोरी आने के लिए असल बात उनसे छुपाई थी, जबकि वो सब कुछ पहले से ही जानते थे। मैं कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गया। सुबह 6 बजे मुझे थाई ने जगाया और बिस्तर पर लिटवाया। दूसरी मरतबा मेरी आंख 9 बजे के करीब खुली। हम 10 बजे तक नाश्ते से फारिग हुए तो लीजा आ गई। मैं एक जरूरी काम से बानपोंग जा रही हूँ। हो सकता है कल शाम तक मेरी वापसी ना हो, इसलिए चाहती हूँ कि तुम में से कोई इस वक्त मेरे साथ चलकर वो कॉटेज देख ले, ताकि किसी इमरजेंसी की सूरत में तुम लोग फौरी तौर पर वहां शिफ्ट हो सको। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, हो सकता है हम आज ही यहाँ शिफ्ट हो जाएं। मैंने कहा, मैं भी चलूंगी, जानकी बोली। थाई भी जाना चाहती थी मगर मैंने उसे रोक दिया। उसमें अभी कमजोरी बाकी थी। मुझे अंदेशा था कि कहीं थकन से उसे बुखार ना हो जाए। लीजा अपनी गाड़ी में बैठ गई। मैं और जानकी पर्सी वाली गाड़ी में, और जाहिर है स्टीयरिंग जानकी नहीं संभाला था। दोनों गाड़ियां आगे पीछे चलती रेलवे स्टेशन के करीब से होती हुई डेथ रेलवे के तारीखी पुल की तरफ मुड़ गई। पुल रेलवे लाइन से ज्यादा दूर नहीं था। उस पर से गुजरने वाली डेथ रेलवे स्टेशन कुछ आगे जाकर बर्मा की सरहद में दाखिल हो जाती थी। लीजा की गाड़ी ब्रिज के करीब से दाएं तरफ मुड़ गई और वॉर म्यूजियम के सामने से होती हुई कुछ आगे जाकर एक और ज़िली सड़क पर मुड़ गई। जानकी गाड़ी चलाती रही और मैं मुतजस्सिस नजरों से इधर उधर देखता रहा। इस ज़िली सड़क पर दोनों तरफ दरख्तों की बहुतात थी, जिनके पीछे कॉटेजेस बने हुए थे। हर कॉटेज का रास्ता अलग था और हर रास्ते पर प्राइवेट के बोर्ड लगे हुए थे। लीजा की गाड़ी भी एक ऐसे रास्ते पर मुड़ गई जिस पर बजरी बिछी हुई थी। रास्ते पर भी प्राइवेट का बोर्ड लगा हुआ था और उसके साथ ही कॉटेज का नंबर भी लिखा था। उस रास्ते के दोनों तरफ दरख्त और उनके पीछे दूर दूर तक गुंजान झाड़ियां थी, जिन पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। उस रास्ते के इख्तिताम पर तार के जंगले वाला गेट लगा हुआ था। लीजा ने गाड़ी रोककर गेट खोला और फिर गाड़ी को अंदर ले गई। गेट से तकरीबन 50 गज आगे चट्टान के दामन में पथरीले चबूतरे पर वो खूबसूरत कॉटेज बना हुआ था। कॉटेज तामीर करने के लिए चट्टान का कुछ हिस्सा काटकर जगह हमवार की गई थी। कॉटेज के आगे भी वसी चबूतरा था। लीजा कार से उतरकर किसी को आवाज देने लगी। 2 मिनट बाद एक अधेड़ उम्र आदमी दरख्तों से निकलकर सामने आ गया। उसने कुछ कहे बगैर जेब से चाबियां निकालकर कॉटेज के गेट खोल दिए। 3 बेडरूम और एक लिविंग रूम था। तमाम कमरे जरूरी फर्नीचर से आरास्ता थे। फर्श पर कालीन बिछे थे और दीवारों पर खूबसूरत फ्रेमों में हसीन औरतों की नीम उरियां तस्वीर आवेजा थी। उनमें 2 तस्वीरें तो लीजा की थी। मैंने मैगजीन के इश्तिहार में उसकी तस्वीर देखी थी, लेकिन ये तस्वीरें तो उससे भी ज्यादा उरियां और तौबा शिकन थी। लीजा हमें कॉटेज के कमरे दिखाती रही। पिछली तरफ किचन भी था जिसमें जरूरी बर्तन वगैरह मौजूद थे। कॉटेज से तकरीबन 20 गज आगे एक चट्टान की 10-12 फुट की बुलंदी से एक छोटा सा आबशार गिर रहा था। नीचे एक छोटी सी झील बन गई थी जिसमें जमा होने वाला पानी एक छोटी सी नदी की सूरत में नशेब की तरफ बह रहा था। तकरीबन 2 एकड़ का इलाका खारदार तारों से घिरा हुआ था और ये सारा इलाका कॉटेज की हुदूद में शामिल था। ये सिखम है। लीजा ने कॉटेज की तरफ वापस आते हुए अधेड़ उम्र मुलाजिम की तरफ इशारा किया। तुम लोगों को मार्केट से कोई चीज मंगवानी हो तो इससे कह देना, ये जाकर ले आएगा। ऐसा करो, इसे अपने साथ ले जाओ, ये हमारी गाड़ी ले जाएगा। जाते हुए तुम खुद ही थाई से कह दो कि वो लोग उसके साथ यहाँ आ जाएं। तो ठीक है, मैं चलती हूँ। जानकी ने गाड़ी की चाबी सिखम को दी
ان کے جانے کے بعد میں نے باہر کے گیٹ کا کنڈا لگا دیا اور دوبارہ کاٹیج میں آ گیا۔ ہم نے ایک بار پھر کمروں کو گھوم پھر کر دیکھا اور کاٹیج سے نکل کر آبشار کے قریب آ گئے۔ جانکی چھوٹی سی جھیل کے کنارے پر بیٹھ گئی اور جوتے اتار کر پیر پانی میں لٹکا لیے۔ اوپر سے گرنے والے پانی کی چادر سے اڑنے والے چھینٹے ہلکی پھوار کی طرح ہمارے اوپر گر رہے تھے اور پانی کی یہ پھوار بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ میں نے بھی جوتے اتار دیے اور جانکی کے قریب ہی پیر لٹکا کر پانی میں بیٹھ گیا۔ چند سیکنڈ بعد میں نے جانکی کی طرف دیکھا تو مجھے اپنے جسم پر چیوٹیاں سی رینگتی محسوس ہوئیں۔ جانکی نے فلیپر پہن رکھا تھا اور وہ دونوں پائچے آہستہ آہستہ اوپر اٹھا رہی تھی۔ میری رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی، کنپٹیاں سلگنے لگی، پورے بدن میں سنسنی کی لہریں دوڑنے لگی۔ یوں محسوس ہونے لگا جیسے سینے میں لاوا کھولنے لگا ہو۔ یہ سب کچھ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھا اور تیز تیز قدموں سے کاٹیج کی طرف جانے لگا۔ مجھے اپنے پیچھے جانکی کا قہقہا سنائی دیا، لیکن میں نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میرے دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھی۔ میں جانکی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اب مجھے اسی حوالے سے پچھلی کچھ باتیں یاد آ رہی تھیں۔ میں کئی مرتبہ جانکی کے ساتھ اس سے ملتی جلتی صورتحال سے دوچار ہو چکا تھا اور اب مجھے خیال آ رہا تھا کہ وہ محض اتفاقات نہیں تھے۔ جانکی جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتی تھی۔ مجھے قدیم شہر کے کھنڈروں کا وہ واقعہ یاد آ گیا جب جانکی میرے اوپر گری تھی اور وہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ اور آج تو کوئی شک والی بات ہی نہیں تھی۔ میں اب اس کے ارادوں کو سمجھ گیا تھا۔ یہ بات بھی میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ جانکی نے کاٹیج کے ملازم سکھم کو لیزا کے ساتھ کیوں بھیج دیا تھا۔ جانکی بے حد حسین تھی، وہ جوان تھی اور مجھے اچھی بھی لگتی تھی، لیکن میں اپنے آپ کو اس کی خواہشات کی بھیٹ نہیں چڑھانا چاہتا تھا۔ میں بربادی کے راستے پر قدم نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ میں اپنی آنکھیں بند کیے سب سوچ رہا تھا کہ اپنے کندھوں پر مجھے ہلکا سا دباؤ محسوس ہوا۔ گردن گھما کر دیکھا تو جانکی کرسی کی پشت پر کھڑی تھی۔ مجھے معاف کر دو وجدان، پتہ نہیں تمہیں دیکھ کر بعض اوقات مجھے کیا ہو جاتا ہے۔ میں کوشش کے باوجود اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتی۔ اب غصہ تھوک دو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ تم یہ سب پہلے بھی کہہ چکی ہو۔ تم جانتی ہو ہم کس قسم کے حالات سے دوچار ہیں۔ ہماری جان کے دشمن گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ ہماری کوئی معمولی سی غلطی یا غفلت ہمیں تباہی کے غار میں دھکیل سکتی ہے۔ میں جس راستے پر چل رہا ہوں مجھے چلنے دو۔ جس مقصد کے لیے میں لڑ رہا ہوں اس کے لیے تم نے بھی اپنا سب کچھ برباد کر لیا۔ اس قربانی کو اس طرح ضائع کرنے کی کوشش مت کرو جانکی۔ جب تک میں وہ مقصد حاصل نہ کر لوں میں کچھ اور نہیں سوچ سکتا۔ ہمیں اس برائی کو جڑ سے اکھاڑنا ہے جو ہزاروں بے گناہوں کی موت کا باعث بن رہی ہے۔ اس دنیا کو ان لوگوں کے بوجھ سے نجات دلانی ہے جو چند سکوں کی خاطر دوسروں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں۔ تم بھی تو اسی مقصد کے حصول کے لیے میرا ساتھ دے رہی ہو۔ پھر یہ سب کچھ کیوں؟ ویسے بھی میں تمہیں ماں یا بہن سمجھتا ہوں، ہے نا؟ جانکی کے لہجے میں ہلکی سی تلخی تھی۔ نہیں، میرا تم سے جو رشتہ ہے اس سے میں کوئی نام نہیں دے سکتا۔ محبت اور دوستی کا رشتہ تو بڑا ہی پوتر ہوتا ہے، اس میں ایسی خرافاتی گنجائش کہاں ہوتی ہے؟ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ جانکی کی آواز میں عجیب سی خوشی تھی۔ وہ کچھ اور آ کے جھک گئی اور اپنا رخسار میرے رخسار پر رگڑنے لگی۔ میرے لیے اب یہی بہت ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ اب تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اس وقت مجھے جانکی کے رخسار کا لمس برا نہیں لگا، نہ ہی میرے خون کی گردش تیز ہوئی اور نہ ہی میں نے اپنے جسم کے کسی حصے میں سنسناہٹ محسوس کی۔ میں نے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ دیا اور وہ میری کرسی کے پیچھے سے گھوم کر میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی اور اس وقت وہ مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ جانکی نے خود ہی گفتگو کا موضوع بدل دیا۔ ہم ایک بار پھر اس کاٹیج کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد بجری والے راستے پر گاڑی کو آتے دیکھ کر میں نے آگے جا کر گیٹ کھول دیا۔ یہ کاٹیج سب کو بہت پسند آیا۔ سیکیورٹی کے نقطہ نگاہ سے بھی یہ ہماری منشا کے عین مطابق تھا۔ تھائی نے ایک ایسے کمرے پر قبضہ کر لیا تھا جس کی ایک کھڑکی پچھلی طرف تھی اور ایک سامنے کی طرف۔ یہاں آنے کے آدھے گھنٹے بعد ہی اس نے ایک لمبی چوڑی لسٹ تیار کر کے سکھم کو تھما دی تھی۔ سکھم لسٹ اور رقم لے کر سامان لینے کے لیے مارکیٹ چلا گیا۔ تھائی دوسرے کاٹیج سے کچھ سامان بھی لے آئی تھی جس میں چائے اور کافی وغیرہ کی چیزیں شامل تھیں۔ یہ چیزیں کچن میں رکھوا دی گئیں۔ تھائی خود کافی بنانا چاہتی تھی لیکن جانکی نے اسے روک دیا اور خود کچن میں گھس گئی۔ کافی پینے کے بعد پاتھم چلا گیا۔ اس نے یہاں کا فون نمبر ذہن نشین کر لیا تھا تاکہ اگر کوئی غیر معمولی بات ہو تو ہمیں اطلاع دے سکے۔ ہم کاٹیج کے سامنے والے چبوترے پر کرسیوں پر بیٹھے رہے۔ یہ جگہ اس حد تک محفوظ تھی کہ ہم دور دور تک کسی کی نظروں میں بھی نہیں آ سکتے تھے۔ میں کچھ دیر بعد اٹھ کر کمرے میں آ کے بستر پہ لیٹ گیا۔ میں رات کو دیر تک جاگا تھا، لیٹتے ہی سو گیا اور جب میری آنکھ کھلی تو تھائی کو اپنے ساتھ بستر میں دیکھ کر میں اٹھ گیا۔ وہ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ میں کمرے سے باہر آیا۔ جانکی سکھم کے ساتھ کچن میں کھانا تیار کرنے میں مصروف تھی۔ اشتہا آمیز خوشبو سے میری بھوک چمک اٹھی۔ اس وقت 2 بج رہے تھے اور جانکی نے بتایا کہ کھانا تیار ہونے میں بھی کچھ دیر لگے گی۔ میں برآمدے میں آ کر پرساد کے قریب ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہمارے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا سوائے باتوں کے۔ ہم جس مقصد کے لیے یہاں آئے تھے وہ فی الحال پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ جانکی اور پرساد پہلے ہی روزدارہ کے ایک آدمی کی نظروں میں آ گئے تھے۔
डॉक्टर फोन को अगरचे हमने ठिकाने लगा दिया था, लेकिन वो लोग समझ गए थे कि उसका किस्सा भी हम ही ने तमाम किया है। वो यकीनन हमें तलाश करते फिर रहे होंगे, लेकिन हम तक तो नहीं पहुंच सके। अलबत्ता पर्सी पर उन्हें शुबा हो गया और वो उसे उठा कर ले गए। पर्सी के बारे में भी मजीद कोई इत्तला नहीं मिली थी। अगरचे मास्टर ने भी यही कहा था कि पर्सी काबिल एतमाद और मजबूत आसाब का मालिक है, वो मर जाएगा लेकिन हमारे बारे में कुछ नहीं बताएगा। मुझे मास्टर पर पूरा भरोसा था, लेकिन ना जाने क्या बात थी कि उस कॉटेज में मैं मुतमईन नहीं था और अपने साथियों के साथ यहाँ मुंतकिल हो गया था। लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि हम क्या यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं। पाथम के कहने के मुताबिक पर्सी को अगवा करने के साथ ही उन्होंने अपना ठिकाना भी बदल लिया था और अब हमें उन लोगों को तलाश करना था। लेकिन कंचनबुरी जैसे शहर में उन्हें तलाश कर लेना आसान नहीं था। अगर शहर में होते तो किसी तरह उनका सुराग लगाया जा सकता था, मगर शहर के अतराफ में पहाड़ियों पर लातादाद कॉटेज और गेस्ट हाउसेस बने हुए थे। ऐसी सूरत में उन्हें तलाश करना जो शेर लाने से कम नहीं था। मैं और प्रसाद इस वक्त इसी मौजू पर बात कर रहे थे। प्रसाद का ख्याल था कि थाई को 1-2 दिन आराम करने का मौका मिल जाएगा, उसके बाद हम उनकी तलाश शुरू करेंगे। वो दिन भी गुजर गया। रात को भी हम देर तक जागते रहे। पाथम ना वापस आया और ना ही उसकी तरफ से कोई इत्तला मिली, लेकिन मैं उसके लिए ज्यादा परेशान नहीं था। उसकी एक वजह तो ये थी कि वो ज़हीन आदमी था और अपनी हिफाजत करना जानता था, और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि यहाँ कंचनबुरी में दारा और उसके साथियों में से कोई भी उसे नहीं पहचानता था। रात 2 बजे के करीब फोन की बेल बजी तो मैं उछल पड़ा। उस वक्त मैं और प्रसाद लिविंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे। जानकी और थाई अपने अपने कमरों में सो रही थी। फोन की घंटी दूसरी मर्तबा बजी। मैंने और प्रसाद ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर मैंने रिसीवर उठा लिया, लेकिन कुछ बोलने के बजाय मैं चुप रहा। हेलो, मैं पाथम बोल रहा हूँ। हेलो पाथम। मैं उसकी आवाज सुनकर उछल पड़ा। मुझे समझने में देर न लगी कि कोई बहुत गैर मामूली बात होगी जो उसने इस वक्त फोन किया। क्या बात है पाथम? खैरियत? तुम कहाँ हो इस वक्त? बिल्कुल खैरियत है बॉस। एक शिकार हाथ लग गया है, लेकिन मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि उसे कॉटेज तक ला सकूं। ओह, कौन है वो? और तुम कहाँ हो इस वक्त? चौंग काई के करीब पुराने जंगी कब्रिस्तान में। क्या मतलब? क्या कब्रिस्तान में भी टेलीफोन लगे हुए हैं? नहीं बॉस, मैं कब्रिस्तान के करीब सड़क पर एक पब्लिक टेलीफोन बूथ से बोल रहा हूँ, और इस शिकार को मैंने बांधकर कब्रों में डाल रखा है। मेरे पास कोई सवारी नहीं है, लेकिन अगर इस शिकार को कॉटेज तक ले आया जाए ना, तो हमारे बहुत से मसले हल हो सकते हैं। लोकेशन बताओ अपनी। दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी रही, फिर पाथम पता समझाने लगा। मैं रिसीवर रखकर मुड़ा तो थाई और जानकी को देखकर मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। खेल शुरू होने वाला है। पाथम ने गालिबन दारा के किसी आदमी को पकड़ रखा है। हम उसे लेने जा रहे हैं। तुम लोग मोहतात रहना। ये पिस्तौल अपने पास रख लो। मैंने जेब से पिस्तौल निकालकर थाई की तरफ बढ़ा दिया। उसके कुछ ही देर बाद हमारी गाड़ी तेज रफ्तारी से सड़क पर दौड़ रही थी। प्रसाद ने स्टीयरिंग संभाल रखा था और मैं उसके साथ वाली सीट पर बैठा इधर उधर देख रहा था। प्रसाद को मैंने पाथम का बताया हुआ पता समझा दिया था। सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ियों के सिवा और कोई ट्रैफिक नहीं था। चौंग काई के कब्रिस्तान तक पहुंचने में हमें ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। कब्रिस्तान के सामने की तरफ कुछ कॉटेज थे, लेकिन उस वक्त हर तरफ सन्नाटा तारी था। प्रसाद ने कार कब्रिस्तान के मेन गेट से जरा आगे निकालकर रोक ली। ये वो कब्रिस्तान था जहां दूसरी जंग अजीम के दौरान में दरियाई क्वाय पर पुल की तामीर के मौके पर जापानी फौजियों के हाथों लातादाद इत्तेहादी जंगी कैदी हलाक हुए थे। उनमें से 1700 के लगभग लाशों को उस इलाके में गड्ढे खोदकर दबा दिया गया था। जंग के खात्मे के बाद उसे बाकायदा कब्रिस्तान की शक्ल देकर इसके अतराफ में बाउंड्री वॉल तामीर कर दी गई थी। 25-30 साल तक तो इस कब्रिस्तान की मुनासिब देखभाल होती रही, लेकिन फिर बेपरवाही बढ़ती जाने लगी। 4 दीवारी कई जगहों से मिसमार हो गई थी और कई कब्रें भी टूट फूट चुकी थी। चंद सेकंड बाद ये घेवला तारीकी से निकलकर हमारी तरफ आ गया। वो पाथम था और उसके हाथ में एक ऑटोमेटिक राइफल भी थी। प्रसाद, तुम मेरे साथ आओ, उसने खिड़की पर झुकते हुए कहा। प्रसाद के साथ मैं भी कार से उतर गया। हम तीनों कब्रिस्तान के टूटे हुए गेट में दाखिल हो गए। वहां गहरी तारीकी थी, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। पाथम चंद गज का फासला तय करके एक जगह रुक गया। वो एक टूटी हुई कब्र थी जिसके अंदर एक आदमी पड़ा हुआ था। प्रसाद और पाथम ने मिलकर उसे कब्र से बाहर निकाला। उसके हाथ पुष्ट पर बंधे हुए थे, मुंह में कपड़े का गोला ठुसा हुआ था और दोनों पैर भी बंधे हुए थे। पाथम ने उसके पैर खोल दिए और उसे धक्का देते हुए गुर्राया, चलो, तुम्हारे हिसाब किताब का वक्त बयान पहुंचा है। अगर किसी तरफ भागने की कोशिश की ना, तो तेरी ही राइफल की गोलियों से तुझे भून डालूंगा। वो शख्स लड़खड़ाता हुआ हमारे आगे आगे चलने लगा। गाड़ी की पिछली सीट पर वो मेरे और पाथम के दरमियान सैंडविच बना बैठा था और प्रसाद ने हस्बे मामूल स्टीयरिंग संभाल रखा था। अगर कब्रिस्तान के सामने वाले कॉटेज के पिछली तरफ पहाड़ियों में कार का रास्ता होता तो हम सिर्फ 5 मिनट में अपने पहले वाले कॉटेज तक पहुंच सकते थे, लेकिन पहाड़ियों में पैदल चलने के लिए पगडंडियां तो थी, मगर कार वगैरह के लिए कोई रास्ता नहीं था। हम जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से होते हुए अपने कॉटेज में पहुंच गए। रास्ते में खामोशी ही रही।
पाथम ने अभी तक अपनी जुबान नहीं खोली थी। कॉटेज के लिविंग रूम में पहुंचकर उस शख्स के मुंह से कपड़ा निकाल दिया गया। वो मतवहिश नजरों से हमारी तरफ देख रहा था। हाँ अब बताओ, कौन है ये और कहाँ से तुम्हारे हाथ लगा? मैंने पाथम की तरफ देखते हुए पूछा। बॉस, ये हमारी खुशकिस्मती थी कि आज दिन में हमने वो कॉटेज छोड़ दिया था। अगर हम वहां होते ना तो समझो आज रात मारे गए होते। तफसील बताओ। रात 10 बजे के करीब मैं पर्सी के जिम्नेजियम चला गया था। वहां उसके बहुत से शागिर्द जमा थे जो पर्सी के अब तक ना मिलने पर परेशान थे। ये शख्स भी वहां मौजूद था। उसने शायद वहां किसी लड़के से कोई बात की थी। फिर बाहर आकर ये पब्लिक टेलीफोन बूथ पर किसी से बात करने लगा। बूथ का दरवाजा टूटा हुआ था और मैं करीब ही मौजूद था। मैंने उसका सिर्फ एक ये जुमला सुना कि लिटिल मास्टर के ठिकाने का पता चल गया है। उसके बाद मैंने इसका ताक़ुब करने की कोशिश की, लेकिन ये गायब हो गया। मुझे समझने में देर न लगी कि उसने जिम्नेजियम ही से किसी तरह इस कॉटेज का पता मालूम कर लिया था जिसका बंदोबस्त पर्सी ने किया था। मेरा अंदाजा था कि ये लोग आज रात इस कॉटेज पर हल्ला बोल देंगे। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि तुम लोगों को इत्तला दे सकता। मैं इस कॉटेज के पास पहुंच गया और एक जगह छुपकर इन लोगों का इंतजार करने लगा। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। रात 11 बजे के करीब इन लोगों ने कॉटेज पर हमला कर दिया। ये लोग तकरीबन आधे घंटे तक चारों तरफ से कॉटेज पर गोलियां बरसाते रहे और फिर दरवाजा तोड़कर कॉटेज में घुस गए, मगर इन्हें बड़ी मायूसी हुई। यहाँ पर पार्ट 9 का अख्तिताम होता है। आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट 10 समाप्त फरमाएं।